Hello dear students, welcome back to part 1 of a chapter 2 that is planning of advertising campaign। ये जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग, जो कि पार्ट 2 है हमारे सेमेस्टर 4 SY BCom और BA का। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ BMS का थोड़ा सा सिलेबस हमारा अलग होता है और BCom का सिलेबस अलग होता है, तो ये पार्ट 2 जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ये कम्प्लीटली BCom का है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मर्ज करके BMS में आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं अपने चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2, जो कि बोलता है हमको एडवर्टाइजिंग कैंपेन को हम किस तरीके से प्लान करते हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हमको ये समझने की कि ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है ये होता क्या है। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सिंपल है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक सीरीज ऑफ एड्स जो रन किए जाते हैं। क्या होता है? एक सीरीज ऑफ एड्स रन किए जा रहे हैं, एक कॉमन आइडिया, एक कॉमन थीम को हम बेचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, लेकिन एड्स जो रन करते हैं वो सीरीज ऑफ एड्स होते हैं। मैंने वीडियो एडवर्टाइजिंग भी कर दिया, मैंने ईमेल मार्केटिंग भी कर दिया, मैंने डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी कर दिया। ये सब क्या चला रही हूँ मैं? सीरीज चला रही हूँ अपनी एड कैंपेन्स के। बस वही होता है हमारा एड कैंपेन। Ad campaigns use diverse media channels over a particular time frame। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर जो है हम एड कैंपेन को जब चलाते हैं तो हम कई सारे मीडिया का, कई सारे माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब दिवाली का मौका आता है, दिवाली जैसा ओकेजन या फेस्टिवल आता है हमारी कंट्री में, उस वक्त आप देखो आपको एक ब्रांड जो रेडियो पर भी प्रमोशन करता है, एक मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, टेलीविजन में भी प्रमोशन कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन करता है और उसी के साथ साथ न्यूज़पेपर में भी प्रमोशन करता है। तो अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सिर्फ दिवाली से रिलेटेड ऑफर है और लिमिटेड ऑफर होता है, तो उस वक्त जो कैंपेन चलाए जाते हैं ऐड के, उसे हम बुलाते हैं ऐड कैंपेन्स, जो कि एक सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट को बनाया जाता है अलग अलग मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए। बस ये होता है हमारा सिंपल सा मतलब हमारे ऐड कैंपेन का। अब ये जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है ये बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या फिर एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे दिवाली में हम सबसे ज़्यादा ऑफर्स क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि मालूम है फेस्टिवल है, लोग खरीदने ही वाले हैं, खरीदेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आप एक ऑब्जेक्टिव भी सेट कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर सकते हैं। Now the objectives of ad campaign may include any or many of the following objectives। तो इसमें कई सारे objectives जो है एक ad campaign के पीछे हो सकते हैं। सबसे पहला है टू क्रिएट अवेयरनेस। जैसे कि आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज के बारे में हम क्या चाहते हैं, लोगों के अंदर एक जागरूकता यानी एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए आप अपना एड कैंपेन रन कर रहे हैं। दूसरा होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने ब्रांड की तरफ, आप लोगों की तरफ से क्या करना चाहते हैं? डेवलप करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपने एड कैंपेन रन किया है। अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं आपके कस्टमर्स आपके ब्रांड लॉयल बन जाए, इसीलिए आपने एड कैंपेन को रन किया है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि कॉम्पिटिटर से आप कैसे बेहतर हो। ये कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है, कई सारे कंपटीटर्स है, तो आप चाहते हैं पहले अगर मैंने ऐड कैंपेन निकाल दिया, मैंने अगर सारे मीडिया का इस्तेमाल कर दिया, तो मुझे क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा। किस चीज़ का? कॉम्पिटिटर्स के ऊपर बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टू काउंटर कॉम्पिटिटिव क्लेम्स यानी कि आप क्या कर सकते हो? देखो मोनोपोली तो है नहीं, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली कंपटीशन है, तो यहाँ पर कई सारे सेलर्स है, कई सारे बायर्स है, तो जब एक बायर के साथ पास में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो बायर के लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है डिसीजन लेना, क्योंकि बायर किस चीज़ के ऊपर देखता है? प्राइस और क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव क्लेम्स दे रहे हैं अपने किसको? अपने कस्टमर्स को, कि कॉम्पिटिटर भी अगर कुछ ऑफर कर रहा है आपको तो देखो मेरे पास भी कुछ बेहतर है आपको ऑफर करने के लिए। फिर आता है टू इंक्रीज द डिमांड फॉर द ब्रांड। आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड का जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। डिफ्रेंशिएट द ब्रांड वर्सेस कंपीटिंग ब्रांड्स। तो आप चाहते हैं, देखो कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है सेलफोन्स के लिए मार्केट में, लेकिन जो एक पोजीशन, जो एक इमेज जो है आईफोन ने बनाकर रखी है, क्या दूसरे ब्रांड्स ने उस तरीके की इमेज क्रिएट की है? तो कंपीटिंग ब्रांड्स के साथ में आप क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से यूनिक हैं, आप अपने आप को साबित कर रहे हैं उस एड कैंपेन के जरिए। एडुकेट द कस्टमर्स। डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट या एड कैंपेन्स चलाना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना चाहते हैं कि भाई ऐसा
कोई प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास अवेलेबल है जो हम आपको बेचना चाहते हैं, तो आप अलग अलग कैंपेन्स के जरिए अपने कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। एंड लास्टली टू एक्सपांड द मार्केट, और डेफिनेटली हम कभी एक लिमिटेड मार्केट में एक लिमिटेड एरिया को सर्व नहीं करना चाहते हैं, हम उसको हमेशा एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। कोई भी अगर अपना बिजनेस चालू करता है, डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा कर रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, इंटरनेशनल से अक्रॉस द ग्लोब हम चाहते हैं कि अपना मार्केट जो है वो एक्सपांड कर सके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है उसे हम बुलाते हैं ad campaign. So I hope we are clear with the introduction of ad campaign. Now let us move ahead with some of the factors to be considered in preparing effective ad campaign. एक ad campaign को effective सक्सेसफुल बनाने के लिए, इफेक्टिव का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन सक्सेसफुल की जब हम बात करते हैं तो अगर हम चाहते हैं हमारा एड कैंपेन सक्सेसफुल रहे या इफेक्टिव रहे, इफेक्टिव का मतलब है जहाँ पर हम चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट हमको देखने मिले। तो रिजल्ट क्या होता है, जब हमारा सेल्स बढ़ रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, वो ऑब्जेक्टिव्स अगर हमने सेट किए, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो होता है हमारा इफेक्टिव एड कैंपेन को अचीव करना। Now, for preparing an effective ad campaign, the advertiser or ad agency should answer the following questions. कुछ सवालों के जवाब जो है वो देने होंगे। What am I selling, कि मैं क्या बेच रही हूँ। दूसरा, to whom am I selling, prospect कौन है, मेरे कस्टमर कौन है जिनको मैं बेच रही हूँ। Where is the product being used or sold, जगह कहाँ है, मैं कहाँ पर बेच रही हूँ, डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, कहाँ पर मैं किसको जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ कहाँ पर सेल कर रही हूँ। When will the product be purchased and used, ये प्रोडक्ट को कब खरीदा जाता है, क्या ये सीजनल प्रोडक्ट है, क्या ये रेगुलर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, टाइम फ्रेम क्या है उसका। हाउ बेस्ट कैन आई कन्वे माई मैसेज टू द रीडर, लिसनर और व्यूअर, यानी कि प्रमोशनल अपील की यहाँ पर बात करें। देखो 4P तो है, एक तो हमारा टाइम है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 4Ps ऑफ मार्केटिंग भी आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है उसको ध्यान में रखने हैं हमको। कब ध्यान में रखने हैं, जब हम एड कैंपेन्स को रन करते हैं। Now, the answer to these questions provides the basic approach to copywriting, that is the factors to be considered in the copywriting. Copywriting हमने SYBCom में अपने जो है वो पढ़ा था, copywriting क्या होती है बेसिकली। तो copywriting में ये सारे factors बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला है हमारा प्रोडक्ट। एडवर्टाइजर मस्ट क्लियरली स्टडी द फीचर्स, यूजेस एंड मेरिट्स ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजर को सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स जो है वो उसको डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है, किस तरीके से वो बेनिफिशियल है अपने कस्टमर्स के लिए, इस बात पे ज़्यादा फोकस रखना है। द मोर द एडवर्टाइजर नोज अबाउट इट, द मोर लाइकली ही मे कम अप विद अ बिग आइडिया फॉर सेलिंग इट। जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को जानते हो, देखो हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने ये काम जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सौंपा है, तो जितना ज़्यादा जो भी एडवर्टाइजर है, मैन्युफैक्चरर भी एडवर्टाइजर हो सकता है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी यानी थर्ड पार्टी को भी एडवर्टाइजिंग के लिए बोला जा सकता है। तो एज एन एडवर्टाइज़र जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट को जानते हो उतना अच्छा आइडिया आता है आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। ही शुड डिटरमाइन व्हाट्स देयर इन हिज प्रोडक्ट और सर्विस दैट अपील्स टू द नीड ऑफ द पोटेंशियल बायर। अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से जानते हो कि आपको साबित करना है कैसे एक पोटेंशियल बायर की नीड को फुलफिल कर रहा है या सेटिस्फाई करता है। Now for example, an advertiser of a soft drink sells not the soft drink but the refreshment, and that of a face cream do not sell the cream but a hope to become a beautiful person. And in the case of baby foods, he is selling the health of a child to the pride of a loving mother. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमको समझाया है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से जानते हैं। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं तो आप उसको सॉफ्ट ड्रिंक को एक रिफ्रेशमेंट बेवरेज बनाकर क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो इस तरीके से आपका एड कैंपेन होना चाहिए जहाँ पर आप उसकी इमेज एज अ रिफ्रेशमेंट जो है वो डिस्प्ले करते हो। सिमिलरली जब आप एक ब्यूटी क्रीम सेल करते हो तो ब्यूटी क्रीम में आप सिर्फ एक क्रीम नहीं सेल कर रहे हो, आप यहाँ पर एक उम्मीद, एक होप सेल करते हो लोगों को कि वो लगाने से शायद मैं खूबसूरत दिखना शुरू हो जाऊँ। और जब आप बेबी फूड्स जो है वो सेल करते हो तो अल्टीमेटली बेबी फूड्स जो है वो एक हेल्थ जो है वो आप देने की कोशिश कर रहे हो एक ऐसी माँ को जिसको माँ बनने पर बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील होता है। तो अपने बेबी की केयर के लिए वो उसको हेल्दी या न्यूट्रिशियस फूड ही खिलाने की कोशिश करती है। तो देखो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जान लोगे तो जितना अच्छे से प्रोडक्ट को जानते हो उतना ही अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओगे। नेक्स्ट कम्स माई प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं, हमारे डेफिनेटली कस्टमर्स। एडवर्टाइजर शुड फाइंड आउट हु आर हिज प्रोस्पेक्ट्स
what they do, what features or attributes of the product are important to them. अपने कस्टमर्स को अच्छे से जानो, कौन मेरे कस्टमर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऐसे क्या फीचर्स है जो कि उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. Who influences their buying decisions and why and what promise would be most appealing to make them to buy the brand. यानी मेरे कस्टमर्स के बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कौन करता है. अगर आपके कस्टमर्स टीनेजर्स है तो डेफिनेटली उनके बाइंग डिसीजंस को टीनेजर्स यानी कि उनके फ्रेंड्स ग्रुप और उनके फैमिली जो है वो उनके बाइंग डिसीजन को ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसी एज रेंज में आते हो, यंग एडल्टहुड की एज में आते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो. तो आपको ऐसी क्या फैक्टर्स है आपके जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइकोलॉजिकली, सोशोलॉजिकली, एक क्लब का हिस्सा हो तो क्या वो सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, क्या ये सारी चीज़ें आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाती है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, हमारे कस्टमर्स को जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तब. What promise would be most appealing to make them to buy the brand. और ऐसा क्या प्रॉमिस हम करें जिससे कि कस्टमर्स को लगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनको जो भी हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ एक प्रॉमिस रख रहे हैं अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो. अब इसको समझते एक सिंपल से एग्जाम्पल के जरिए. In the sale of baby foods, the prospects are naturally the mothers who would like to see their kids growing up strong and healthy. So the advertiser should not only know who the prospects are, but also their wants and desires. Also the others who influence buying decision of the prospect must be studied. अब अगर आप कोई बेबी फूड सेल करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर बेबी फूड में क्या होता है, आप बेबी को तो जाकर नहीं बेच सकते, उसकी तो समझ के बाहर है आपका प्रोडक्ट. तो ऐसे में बाइंग डिसीजन जो होता है वो किसका होता है, मॉम का होता है. अब क्या मॉम के, क्या उस मदर के बाइंग डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि डेफिनेटली हर माँ चाहती है जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा खिलाया जाए ताकि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और उसी तरीके से वो एकदम हेल्दी जो है वो ग्रो अप हो जाए. तो अब इसके लिए क्या उस मदर के बाइंग डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको उसकी स्टडी करनी है. जैसे कि अगर अपने इन लॉज के साथ रहते हैं तो डेफिनेटली जो लड़की है, जो मदर है, उसकी दोनों ही माँ यानी कि उसकी खुद की माँ और उसकी मदर इन लॉ, ये उसके बाइंग डिसीजन को ज़्यादा क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस करती है. क्योंकि डेफिनेटली ये लोग न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर कई सारे टिप्स जो है वो देते हैं, तो ये लोग होते हैं जो बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसी के साथ साथ क्या कोई मेल है जो ऐसा रोल प्ले करता है, क्या उनके हस्बैंड है जो ऐसा रोल प्ले करते हैं जहाँ पर वो बेबी फूड के लिए सजेशन देते होंगे, तो उनके बाइंग डिसीजंस को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनकी भी स्टडी करनी पड़ती है हमको जब हम बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की या फिर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स की. नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस, यानी कि द मार्केट प्लेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल राइटिंग अ कॉपी. Language of the place, the lifestyle of its people, their culture, demographic, social, educational background must be studied by the advertiser in order to reflect such lifestyles in the ad. अब अगर इसी आईफोन का एड जो कि एक क्लास माना जाता है, अगर ये जाके आप रूरल एरिया में प्रमोशन करोगे और इंग्लिश में इसका प्रमोशन करोगे, अगर इंग्लिश में जाकर आप बता रहे हो इसको बेचने के लिए, तो आपसे ज़्यादा बुरी एडवर्टाइजिंग और कोई नहीं करेगा. क्योंकि पहले तो आप जिस लोकल लाइट में जाकर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, जिस प्लेस पे बेचने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर उनका काम नॉर्मल फ़ोन से भी चल जाता है. ठीक है, दो देर आर 6,41,000 विलेजेस इन आर कंट्री, इतने विलेजेस होने के बाद भी गांव के एरिया में आप जाकर आईफोन का प्रमोशन करके उसको नहीं बेच सकते. देखो अवेलेबिलिटी है, किसी को खरीदने मना नहीं किया गया है, आप बेच सकते हैं, लेकिन क्या वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, नहीं हो सकती. तो जिस प्लेस पर आप जाकर सेल कर रहे हो, क्या लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे. आप इतना जो अपीलिंग बता रहे हो, जो इतना लाइफस्टाइल ब्रांड अपना क्रिएट करते हो उसकी नज़रों में, तो क्या ये कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो डेफिनेटली ऐसा प्लेस जो है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड, यानी कि हम यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग मैसेज विल हैव मोर मीनिंग इफ इट कोरिलेट्स टू द टाइम और सीजन व्हेन द कस्टमर इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मेकिंग द परचेज. जैसे कि हमने बात की थी दिवाली के मौके पर, एन एटमॉस्फेयर ऑफ लाइट्स कैन बी ड्रामेटाइज्ड इन द एड एंड द जॉय ऑफ क्रिसमस कैन बी एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग क्रिसमस सीजन. अगेन एन एडवर्टाइजिंग मैसेज टू सेल वेकेशन इन गोवा ड्यूरिंग जुलाई और अगस्त कैन हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ द मॉनसून सीजन इन गोवा. जो कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हो उस वक्त
के जो हम कहते हैं ना वक्त की नज़ाकत को समझो, तो उसकी इम्पॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपना ऐड, जैसे कि कैडबरी डेयरी मिल्क की अगर हम बात करें, ये अपना ऐड लेकर आते हैं, ऐड कैंपेन चलाते हैं, तो दिवाली के मौके पर अगर आप चाहते हैं, जैसे हम इंडियंस का पुराना रिवाज ही रहा है डेफिनेटली कि अगर दिवाली का मौका है तो मुंह मिठाई होना चाहिए, भले कुरकुरे जो है वो अपना ऐड लेकर आए कि कुछ नमकीन भी हो जाए, लेकिन हम जो है वो डेफिनेटली नमकीन तो खाते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर मीठा जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो हमारे ट्रेडिशन में तो मिठाइयाँ ही चलती आई है, लेकिन जब कैडबरी अपना ऐड कैंपेन लेकर आया तो उसने क्या कहा, ज़रूरी थोड़ी है कि मिठाई से ही मुंह मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क से भी मुंह मीठा हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इसको किस तरीके से बताया, एक प्रॉपर दिवाली का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, जहाँ पर जो ऐड चलाया इस तरीके से चलाया कि जहाँ पर लाइटिंग्स लगी है, डेफिनेटली दिवाली के मौके पर लाइट लगती है, लोग जो है वो अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, पूजा होती है, तो उस वक्त जो है हम लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, जो बड़े होते हैं घर के वो छोटों को गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, तो उस वक्त कैडबरी जो है वो दी जा रही है, उससे मुँह मीठा किया जा रहा है। तो देखो, बेचना तो हमको सिंपल सी सीधी सादी चॉकलेट है, लेकिन उसको बेचने के लिए हमने क्या वक्त का फ़ायदा जो है वो उस वक्त उठाया है, तो इसे कहते हैं वो टाइम पीरियड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशनल अपील। Writer should decide on the best way to get the appeal across to the prospective buyers. Advertiser can appeal to buying motives such as love and affection, romance, pride, comfort, etc. He should keep in mind that it is just not enough to know what to say, but it is equally important how to say it. अब राइटर को यहाँ पर डिसाइड करना है द बेस्ट वे टू गेट दी अपील अक्रॉस टू दी प्रोस्पेक्टिव, किस तरीके से हमारा एड अपीलिंग होना चाहिए हमारे प्रोस्पेक्टिव, हमारे पोटेंशियल बायर के लिए। यहाँ पर बाइंग मोटिव्स क्या हो सकता है, लव एंड अफेक्शन दिखाना है, रोमांस दिखाना है, प्राइड दिखाना है, किस तरीके का मोटिव है आपके एडवर्टाइजिंग के पीछे वो आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, आप क्या बोल रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, आप किस तरीके से बोलते हो वो ज़रूरी है। For instance, if you are making an ad for air conditioner, it is not enough to appeal for comfort. You may also appeal for pride of the customer. तो जब आप AC की एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ कंफर्ट मत दिखाओ, वो कस्टमर के लिए एक प्राइड मूवमेंट होता है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो अपने एड में। Now, other factors, the advertiser must also take into account other factors such as claims and appeals made by the competitors in their ads. अब दूसरे फैक्टर्स जो ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे कि कंपटीटर्स अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्लेम करते हैं, क्या अपील्स करते हैं, उसको ध्यान में रखना है आपको। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर, क्या आप डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, या मैन्युफैक्चरर ने चेन बनाई है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, डीलर, कोई भी बीच में आता है, तो वो सारी चेन आपको बतानी है। कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्टाइल, साइज एंड फॉर्मेट ऑफ द एडवर्टाइजिंग मीडिया, किस तरीके का एडवर्टाइजिंग मीडिया आपने सिलेक्ट किया है, उसका स्टाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग है तो क्या न्यूज़पेपर का फुल पेज कवर किया है, फुल साइज एडवर्टाइजिंग दिया है, या फिर एक छोटा सा कहीं पर कॉलम में आपने अपना ऐड दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मीडिया सिलेक्ट करते हैं उसके लिए मैटर करती है। Controls on advertising such as statutory restrictions by Doordarshan on the advertising of liquor, cigarettes and jewelry ads. अगर इस तरीके के कोई प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि दूरदर्शन जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है ऐसे एड्स को, ऐसे चीज़ों को प्रमोट करना, जो है ऐसी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन अलाउ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है एज एन एडवर्टाइज़र। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट इज़ नीडेड टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एडवर्टाइजिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज थीम। मैसेज थीम यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझ लेते होता क्या है। बेसिकली थीम क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है ऐड कैंपेन का। मैं कुछ बेचने की कोशिश कर रही हूँ तो एग्जैक्ट उसको मैं जो बेचने की कोशिश कर रही हूँ कैसे मेरे पोटेंशियल बायर से मैं उसको कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरे उस ऐड की थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है उस ऐड के पीछे, उस ऐड कैंपेन के पीछे, बस वो होती है हमारी थीम। Successful ad campaign is built around one keynote idea, which is normally carried through all the advertising, whether printed, broadcast, in all promotional materials. Keynote idea is also used by salesman in his sales presentation. सक्सेसफुल एड कैंपेन के पीछे सिर्फ एक कीनोट आइडिया होना ज़रूरी होता है। अब यही कीनोट, यही इंपॉर्टेंट आइडिया, ये एक आइडिया होना चाहिए। आप जो भी मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल करो, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए, चाहे टेलीविज़न के ज़रिए कर रहे हो, चाहे रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर, हर कोई मिलकर सिर्फ एक ही कीनोट आइडिया यानी कि एक मेन थीम जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। बस वही होती है हमारी मैसेज की थीम।
नाउ रोल ऑफ रिसर्च इन डेवलपिंग एड थीम्स। अब रिसर्च का क्या रोल है जब हम एड थीम्स को बनाते हैं। नाउ बिफोर डेवलपिंग द थीम फॉर एन एड कैंपेन द एडवर्टाइजर मस्ट कलेक्ट ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि जब हम थीम सिलेक्ट करते हैं एक एड कैंपेन के लिए तो कुछ चीज़ें एक एडवर्टाइज़र को ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट जो है हमारा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मार्केट है उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, कस्टमर्स की, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एड कैंपेन को बनाने के पहले, उसकी थीम को बनाने के पहले हमारे ध्यान में होनी चाहिए। Special attempts must be made to understand the needs and wants of the target audience and accordingly an appeal or central idea of the ad campaign can be developed। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल अटेम्प्ट करने की हमको ज़रूरत होती है ताकि हम टारगेट ऑडियंस की नीड्स एंड वांट्स को काफ़ी अच्छे से समझ जाए और समझने के बाद ही हम अपनी थीम या सेंट्रल आइडिया को सिलेक्ट करें। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, विक्टर श्वाब इन हिज बुक हाउ टू राइट अ गुड एडवर्टाइजमेंट स्टेटेड अ लिस्ट ऑफ कंज्यूमर वांट्स। इन्होंने क्या किया है, कंज्यूमर की जो वांट होती है उनको अपनी बुक में लिखते हुए उस वांट को जो है वो क्या किया है, समझाया है। जैसे पीपल वांट टू गेन हेल्थ, पीपल वांट टू गेन टाइम, मनी, पॉपुलैरिटी, इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। जब एक एज हो जाएगी तो डेफिनेटली हमको उस वक्त सिक्योरिटी चाहिए, पर्सनल प्रेस्टीज जो हमारी इज्जत पे बात आती है, यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात चल रही है, लीजर यानी कि फ्री टाइम चाहिए लोगों को, प्रेज यानी कि चाहते हमारी तारीफ हो, और एक कंफर्ट। तो ये हमने क्या पढ़ा है, दे पीपल वॉन्ट टू गेन, ये वो क्या करते हैं, अचीव करना चाहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में ये चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। अब लोग क्या बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी गुड पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी ग्रेगेरियस, सोशल होना चाहते हैं लोगों के साथ में, अप टू डेट रहना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, एफिशिएंट होना चाहते हैं, इन्फ्लुएंशियल ओवर अदर्स, दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस अपना बनाए रखना चाहते हैं, बड़े सोशिएबल और हॉस्पिटेबल होना चाहते हैं, एकदम वेलकमिंग वाले होना चाहते हैं, प्राउड ऑफ देयर पोजेशंस, जो कुछ भी है हमारे पास, वट एवर वी पजेस वी आर प्राउड ऑफ दैट, फर्स्ट इन थिंग्स, हमेशा पहले अव्वल नंबर पर आना चाहते हैं, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटीज़, तो हमेशा अथॉरिटी वाले पोजीशन पे रहना चाहते हैं। तो अथॉरिटी किसे पसंद नहीं आती है, कुछ लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें चाहते हैं। दे वॉन्ट्स टू डू, अब ये करना क्या चाहते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा, लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रेसिस्ट डोमिनेशन बाय अदर्स, अगर कोई हमें डोमिनेट करे तो हम रेसिस्ट यानी कि उसके अगेंस्ट होते हैं, अपने आप को डोमिनेट होने नहीं देते हैं, सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, emulate the admirable, appreciate beauty, acquire or collect things, win others' affection, improve themselves generally। तो these are the things which people want to do। They want to save, लोग क्या बचाना चाहते हैं, टाइम डेफिनेटली हमको पता है, पैसा बचाना चाहते हैं, काम बचाना चाहते हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते हैं, वरी यानी टेंशन नहीं चाहते हैं, डाउट्स में नहीं रहना चाहते हैं, रिस्क जो है थोड़ा सा चाहते हैं कि रिस्क कम ले हर चीज़ों में, और पर्सनल एम्बेरसमेंट से भी बचना चाहते हैं लोग। तो इस तरीके से ये कुछ वांट है जो हमने एक बुक हाउ टू राइट गुड एडवर्टाइजमेंट में देखी है। अब आती है मेल्विन हैटविक की बुक जो कि कहते हैं हाउ टू यूज साइकोलॉजी फॉर बेटर एडवर्टाइजिंग, लिस्टेड 8 बेसिक वॉन्ट्स दैट कैरेक्टराइज कंज्यूमर बिहेवियर। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, बुक का नाम क्या है, हाउ टू यूज साइकोलॉजी फॉर बेटर एडवर्टाइजिंग, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम अच्छी एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो कुछ यहाँ पर उन्होंने 8 बेसिक वॉन्ट्स को लिखा है। फूड एंड ड्रिंक हो सकता है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें, फूड एंड ड्रिंक होता है, कंफर्ट होता है, लॉन्ग लाइफ चाहिए, सुपीरियोरिटी चाहिए, कंपेनियनशिप ऑफ द अपोजिट सेक्स होना चाहिए यानी कि अपोजिट जेंडर, वेलफेयर ऑफ लव्ड वंस, हमेशा अपने जो लोग हैं जो अपने जिनको हम अपना कहते हैं ये हमेशा साथ होने चाहिए, सोशल अप्रूवल चाहते हैं, और फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डेंजर, और किसी भी तरीके का डर या खतरे में नहीं रहना चाहते हैं। Now, in addition to these basic appeals, Hatwick identified a number of secondary appeals that are learned or acquired but not as powerful as the basic appeals। अब इसके अलावा भी कुछ secondary appeals है जो लोगों ने सीखा है लेकिन इसको उतना पावरफुल नहीं माना गया जितना कि इन 8 अपील्स को माना गया है। These secondary appeals includes such thing as, अब ये secondary appeals में क्या है, बेसिकली bargains है, convenience है, cleanliness है, efficiency है, information, education, dependability and quality, style and beauty, economy and profit। तो ये तो हमारी secondary है, लेकिन जो powerful है वो हमारी starting की जो 8 basic appeals है ये ज़्यादा powerful है as compared to this।
Now, other successful ad makers will have other list. Some items will be same and some different. दूसरे ad makers जो होंगे उनकी भी list almost similar हो सकती है, थोड़े बहुत items इसमें से differ कर सकते हैं. The list simply imply that ad maker have some understanding and conviction अबाउट कंज्यूमर मोटिवेशन. तो बेसिकली इसका मतलब है एड मेकर को जब एड बनाना होता है तो ये अपील्स की तरफ ध्यान दे दे तो एटलीस्ट कुछ आइडिया जो है वो एड मेकर को होता है. There is little change that effective advertising will be written. Now, without this understanding and conviction, अगर ये understanding ना हो या फिर ये conviction, ये strong opinion ना हो consumers के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटा मोटा change होगा. That effective advertisement will be written. शायद ही इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट लिखा जाए. बेसिकली द सक्सेसफुल एड मेकर नेवर लूजेस साइट ऑफ व्हाट पीपल वरी. तो एक सक्सेसफुल एड मेकर जो होता है वो कभी भी इस बात की चिंता नहीं करेगा कि लोग क्या सोचते हैं, क्या ख्वाब देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग में यही सारे काम तो मुझे करने हैं जो कि लोगों की वरी जो है उसको सॉल्व करना है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनके ड्रीम्स को अचीव करना है. और वो क्या सोचते हैं वो डिसाइड भी कौन करता है? एडवर्टाइजर डिसाइड करता है कि एक कस्टमर को हमारे ब्रांड के बारे में क्या सोचना चाहिए. दैट्स व्हाट मेक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद टुडेज टॉपिक. बच्चों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन पे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन को किस तरीके से प्लान करते हैं, क्या होता है हमारा डगमार मॉडल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.